जर्नल से एंट्रीज उठाकर लेजर में लेकर आ गए और लेजर में जितने भी अकाउंट हैं उनका हमने बैलेंस निकाल दिया और उस बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया है। जैसा कि नाम बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस। तो एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है। तो जो भी बैलेंस निकला है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का, तो पर्टिकुलर में हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, तो खर्चा है डेबिट, जो भी रहेगा। उसी प्रकार आपका फर्नीचर है, जितने भी अकाउंट हैं किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट बैलेंस रहेगा और उसका टोटल करेंगे, दोनों का डेबिट का और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां जो ये लिखे हैं डेबिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है, किस अकाउंट का है, तो ये अकाउंट रहेंगे आपके रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तीनों अकाउंट यहां पर लिखे हैं। अब इन अकाउंट्स की एंट्रीज का एक एक हम उठाएंगे और इन्हीं से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। और आज के टाइम में जो उसकी बिजनेस की बैलेंस क्या है उस बिजनेस के पास, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, जो भी रहेगा बिजनेस का, और एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें सिर्फ चाहिए नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि खर्चे या आमदनी के। बैलेंस शीट में जो भी कोई देनदारी है, लाइबिलिटी है, या फिर बिजनेस के पास कोई जो एसेट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। बैलेंस शीट यानी कि बिजनेस के पास आज के टाइम में क्या बैलेंस है। बैलेंस देनदारी का भी हो सकता है, इतना और पैसा देना बैलेंस है, बाकी है देना देनदारी। बिजनेस के पास इतनी जमीन इतनी बिल्डिंग और बाकी है, बिजनेस के पास अवेलेबल है एसेट। तो इस ट्रायल बैलेंस में से हम एक एक एंट्री को उठाकर देखेंगे कि ये एंट्री किस चीज की है। नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है या आमदनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, वहां लेकर चले जाएंगे। अगर वहां की नहीं है तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि ये लाइबिलिटी है या एसेट है। तो हम लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, एसेट होगी तो एसेट की साइड में लिख देंगे। तो हर एक एंट्री को, हर एक फिगर को उठाकर हमें चलना है। अब बात आती है असिस्टेंट इंजीनियर कि दोनों का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, इनकी एसेट हो या एक्सपेंडिचर हो। अब जो हमारी एसेट है ये तो आई बैलेंस शीट में, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिस जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, यानी कि डेबिट साइड में जो जो लिखे हैं वो या तो खर्चे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, या फिर वो एसेट होगी तो एसेट साइड में बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अब मैं इतना समझदार नहीं हूं, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो मैंने अपना सीधा सा तरीका अपनाया। मैंने एक एंट्री को उठाया, एक फिगर लिया, देखा, पूछा भाई खर्चा है, नहीं खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है तो भाई सीधा चले जाओ एसेट में कॉलम में जाकर बैठ जाओ। जो खर्चा नहीं है डेबिट साइड के कॉलम में, जो खर्चा नहीं है वो एसेट के कॉलम में जाएगा। डेबिट साइड के सारे कॉलम पूरे जितने भी फिगर थे वो सारे फिगर पूरे कर दिए। हर एक फिगर को देखा, खर्चा है तो ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में लिख दिया। फिगर ने मना कर दिया मैं खर्चा नहीं हूं, ठीक है, तो फिर एसेट वाली जगह जाकर बैठ जाओ उस कॉलम में। डेबिट कॉलम हमारा पूरा। फिर बात आती है क्रेडिट का कॉलम भी है। क्रेडिट कॉलम में हमें पता है कि लाइबिलिटी हमारी एक साइड में रहेगी
और कैपिटल वो भी लाइबिलिटी ही है, तो दो सी और एल हमारे लाइबिलिटी में आ गए। बीच में बचा है गेन यानी कि प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट बैलेंस हमेशा रहता है। तो हमें ये देखना है कि ये इनकम यानी कि गेन है, अगर पैसा आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले में चला जाएगा, फायदा नहीं है तो भाड़ में जाओ, लाइबिलिटी है, देनदारी है, जाकर लाइबिलिटी के कॉलम में बैठो। तो डेबिट कॉलम है तो पूछना है खर्चा है, नहीं है, नहीं है तो एसेट में जाओ, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रेडिट कॉलम है तो क्रेडिट कॉलम में लाइबिलिटी और हमारे आमदनी दो चीजें आएंगी। सबसे देखेंगे पहले आमदनी है, नहीं है, नहीं है तो बची हुई चीज एक ही बचती है कि वो लाइबिलिटी ही होगी। अगर हमारी आमदनी नहीं है तो वो लाइबिलिटी के कॉलम में जाकर बैलेंस शीट में बैठ जाएगा। तो इन्हीं फिगर्स को हमें ट्रायल बैलेंस के फिगर से ही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अब दो वर्ड यूज किए, प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बाद में बात करेंगे, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। चलिए बात करते हैं कि कोई बिजनेस है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही कर रहा है। फर्नीचर का एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी ले आए, आरा मशीन लगाई, काम किया, फर्नीचर तैयार हो गया। तो एक तो पोर्शन हो गया उसका फैक्ट्री का, माल तैयार हो गया, रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया, शोरूम पर पहुंच गया। तो शोरूम पर पहुंचने के बाद माल बेच दिया तो खर्चा यहां पर भी हुआ था, एक्सपेंसेस यहां पर भी थे और एक्सपेंसेस यहां पर भी हुए ऑफिस में। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, तो यहां से ये देखा कि हम भाई पहले निकालेंगे मोटा मोटा फायदा या नुकसान जो भी हुआ, जिसे कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा। लकड़ी कितनी लेकर आए, आरा मशीन पर जो बिजली का खर्चा आया वो कितना आया, यानी कि बिजली का खर्चा यहाँ अलग से, शोरूम में भी तो बिजली का खर्चा होगा। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट डिसाइड करनी होती है वहां पर ये देखना पड़ेगा कि इसको तैयार करने में कितना खर्चा हुआ है। कॉस्ट डिसाइड करनी है तो फैक्ट्री का हिसाब किताब सब अलग रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का वहां का अलग हिसाब रहेगा और शोरूम की इलेक्ट्रिसिटी का अलग रहेगा। फिर बोले ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी है तो बड़ी मशीन लगी होंगी, यहाँ पर पावर वर्ड यूज करेंगे कि फैक्ट्री में जो भी बिजली यूज की है वो पावर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, शोरूम में नॉर्मल खर्चे आ गए। ठीक है, उसके बाद बोले कि काम तो यहाँ पर लेबर यहाँ पर भी होंगे और काम करने वाले यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, बोले लकड़ी का जो काम है फैक्ट्री में अगर काम चल रहा है तो वहां पर जो काम करने वाले हैं लेबर या फिर जो भी कारीगर जो भी रहेंगे, और शोरूम में काम करने वाले जो टाई वाई लगाकर मस्त पैंट शर्ट टग इन करके वहां पर ये रहेंगे और एसी में बैठने वाले रहेंगे, तो वो तो लेंगे सैलरी। बोले जी पेमेंट तो उनको भी की जा रही है, जो लेबर है उनको क्या देंगे, उनको भी तो पेमेंट पैसे ही मिल रहे हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, उनको कहेंगे वेजीज, कि उनकी दिहाड़ी मिली है उनको। तो जब कभी भी आपके ट्रायल बैलेंस में वेजीज दी गई है तो समझ लीजिए कि वो खर्चा फैक्ट्री का है। अगर सैलरी कहा गया, मजदूर जो मजदूरी कर रहा है उसकी दिहाड़ी मिली है, यहां पर भी एक प्रकार से मजदूरी है, स्टैंडर्ड का डिफरेंस है बस, तो उसे सैलरी मिलती है और बाकी को फैक्ट्री में जो काम करके पैसे कमाता है उसको वेजिस। इस प्रकार से थोड़े से डिफरेंस आएंगे। तो ये जो डिफरेंस है, इससे पहले इसके दो पार्ट कर दिए हमने, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे आपका यहां से, तो ऊपर निकला ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस, मोटा मोटा फायदा या नुकसान। ठीक है, वो निकाल दिया। उसके बाद शोरूम के खर्चे जोड़ देंगे, कोई इंश्योरेंस है, कोई कुछ है, किसी प्रकार के खर्चे होंगे, अब उनको देखेंगे धीरे धीरे हम। तो कोई नहीं, चलिए अब बात करते हैं। तो अब दो हिस्से हो गए कि पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहले एक तो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रहेगा, इसमें यह रहेगा कि
जो भी खर्चे रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे, वो लिखेंगे इस तरफ। और जो स्टॉक बचा है, यानी कि जो भी आमदनी होगी स्टॉक ही है मेनली, आप यहाँ लिख लीजिए कि इन दोनों को देखकर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कितना हुआ, कि जो भी खर्चा किया, सामान खरीद कर लाए, परचेज करके लाए थे, वो भी खर्चा है, इतना का खरीदा था। यहाँ पर पावर यूज इतनी हुई, वेजेज इतने पे किए, तो ये सारे खर्चे और जो भी सामान तैयार हुआ वो कितने रुपए का है। तो इस प्रकार से हमें यहां से मिलता है ग्रोस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, वो निकल गया। अब इसके साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लेंगे। आप इनको अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही ट्रेडिंग का खत्म हुआ मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ये पीएल एंड यहां लिखने की बजाय मैं तो लिख लूंगा इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक साथ ही तैयार कर लेता हूं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से जो भी ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आया था उसे मैं राइट साइड में नीचे लेकर आऊंगा। अगर लॉस था तो यहाँ पर अगर वो ग्रोस लॉस निकला है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि जैसे बैलेंसिंग के टाइम पर बात की थी कि जिस साइड में भी बैलेंस लिखा जाता है वो बैलेंसिंग के लिए हमने दूसरी साइड में लिखा है। क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड में हम नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस प्रकार फिर यहाँ पर ऑफिस में जो भी खर्चे हुए, सैलरी का है, इलेक्ट्रिसिटी है, किसी को कमीशन दे दिया, तो वहां से फिर कोई इंश्योरेंस करा, किसी से पैसा आया सेल से सामान, या कोई रेंट आया, तो जो भी पैसा आया, तो जितना पैसा आया उसका और जो खर्चा हुआ उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर हमारे खर्चे कम है और जो पैसा आया है वो ज्यादा है तो हमें हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट करते करते ऊपर भी तो प्रॉफिट का जिक्र था, वो था ग्रोस प्रॉफिट। अब यहां जो निकलेगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, कि कुल जो भी साफ सुथरा प्रॉफिट निकल कर आया है, इसके बाद और कुछ नहीं बचा, वो नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग से निकलेगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, और ये अकाउंट है इसलिए डेबिट और क्रेडिट लिखा रहेगा। फॉर द ईयर एंड हो रहा है तो उस दिन क्या क्या एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो भी खर्चा था, एक्सपेंस लिखा। सबसे ये फॉर्मेट में हमेशा सबसे पहले आपका आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में आपका बाई। तो टू ओपनिंग स्टॉक जो खर्चा था, अब कोई कहते हैं कि याद रख लेना ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाए, क्योंकि खर्चा था, सामान खरीद कर लाए थे तब ये हमारा खर्चा था, एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं इसको। टू परचेजेज, और कुछ परचेज कर लिया वो भी खर्चा है। अब इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा फिर? हो सकता है हमने जो सामान खरीदा है कुछ लौटा दिया गया हो, 10 लाख का सामान खरीदा था, 1 लाख का रिटर्न कर दिया, तो बाहर तो टोटल तो 9 लाख का ही खरीदारी हुई है। इसीलिए हम अंदर की साइड में लिख लेते हैं प्लस माइनस जो कुछ करना हो करके फिर बाहर लिख देंगे कि इस 10 लाख में से 1 लाख माइनस करने के बाद 9 लाख बाहर आ गया। तो ऐसे सेल्स और परचेज दोनों में रहेगा कि सेल किया वो भी वापस आ गया हो। तो कई बार आपका परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न भी आपके ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। अगर होगा तो आपको इनर कॉलम में लिखकर उसका प्लस माइनस करके फिर बाहर लिखना होता है उसका रिजल्ट। ठीक है, अब पहले का जो खर्चा किया था, सामान खरीद कर लाए थे वो लिख दिया, और अभी नया कुछ खरीदा और रिटर्न करने के बाद भी जो बचा वो भी लिख दिया। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे हमने बात की थी कि पावर के हैं, वेजीज के हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री में हुए हैं। और जो शोरूम में हुए वो हैं इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी खर्चे होंगे उसकी लिस्ट हम देखेंगे, तो वो खर्चे भी यहां पर लिखे जाएंगे। दो खर्चे हो गए, एक तो आपका स्टॉक का, दूसरा कुछ और खरीद लिया स्टॉक, वो भी खर्चा है, और तीसरा उस फैक्ट्री में जितने भी और खर्चे हुए वो। तो सारे खर्चे हमने यहाँ लिख दिए हैं।
फिर आमदनी की बात करेंगे, रेवेन्यू एंड गेन, कि जब सामान हमने बनाया है तो वो दिखाने के लिए तो नहीं बनाया, और जो बिजनेस है वो सामान रख कर बैठा रहेगा उस पर्पज से भी नहीं किया शुरू। तो बिक्री भी होगी, तो बाई सेल, सेल किया, कुछ लौटा आएगा, आए सामान, तो इनर कॉलम में उसको एडजस्ट कर देना है, प्लस माइनस जो भी करना है करके फिर हम आउटर कॉलम में लिखेंगे कि सामान बिकने से इतने की आमदनी हुई, वो लिख दिया। और जब स्टॉक खरीदा गया था, सामान खरीदा गया था, तो हमारा खर्चा हमने दिखाया था, तो अब जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है उतना पैसा तो हमारे पास अभी भी तो अवेलेबल है। जैसे ही ये सेल होगा, एक तो सेल हो चुका है वो लिख दिया हमने अलग से, और ये सामान जो हमारे पास रखा है ये भी सेल हो जाएगा, तब हमारे पास इतना रुपए आ जाएगा, यानी कि जितना पैसा हमारे पास आएगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, जितना खर्चा हुआ वो भी हमने लिख दिया। दोनों को लिखने के बाद हमें ये देखना है कि किस साइड का टोटल सबसे ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा जिस तरफ का भी होगा इतने पोर्शन में। हमने देखा कि जो गेन है, यानी कि जो पैसे आए हैं वो ज्यादा हैं, तो पहले हम उसका टोटल करेंगे, और जो टोटल किया वही फिगर, सेम फिगर हम यहाँ डेबिट साइड में भी लिख देंगे। तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर जो भी डेबिट साइड में है कुछ अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस हमारा ग्रोस प्रॉफिट का होगा। इन टोटल में से हम ये 1, 2 और 3 ये माइनस करके जो भी डिफरेंस बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। ये तो आ गया जब ग्रोस प्रॉफिट होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारा राइट साइड का टोटल ज्यादा आने की बजाय लेफ्ट साइड, यानी कि हमारा डेबिट साइड का, इसका टोटल ज्यादा आ जाए, तो इसका टोटल ज्यादा आ जाए, तो यहाँ हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखने के बाद इसी फिगर को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे जिसका टोटल इसके कंपैरिजन में कम था। जब हमने एग्जैक्ट फिगर उठाया है तो बैलेंसिंग जो लेजर में सीखा था वही तरीका देखना है कि इसमें जो भी डिफरेंस आया वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो डिफरेंस आया है वो लिखा, तो वो है ग्रोस लॉस, कि इतना लॉस हो गया है। तो लेफ्ट साइड में अगर हमारा बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ग्रोस प्रॉफिट, तो क्रेडिट ही होता है ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये डेबिट साइड में लिखते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो ग्रोस प्रॉफिट है। और डेबिट बैलेंस आएगा तो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी कि लॉस निकल कर आ गया। तो ये तो रहता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसी प्रकार इतना ही आपका ट्रेडिंग की जगह प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही फॉर्मेट होता है, फर्क सिर्फ इतना रहता है कि यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रोस लॉस जो निकला है उसे हम नीचे ले आएंगे, उसके अलावा जितने भी खर्चे हुए हैं वो खर्चे लिखेंगे, डायरेक्ट की जगह वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे, और ये ओपनिंग स्टॉक और ये उसमें नहीं रहते हैं। फिर कोई और भी इनकम हुई है, कोई रेंट आया है, कोई कमीशन आया है, कहीं से डिविडेंड का इंटरेस्ट आ गया, कुछ भी आ गया, जितने भी पैसा आया जो भी है आमदनी है वो क्रेडिट साइड में राइट साइड के कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक जैसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री का जो भी ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ है वो होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। दोनों में खर्चे, खर्चा कितना हुआ और आमदनी कितनी हुई है, दोनों में यही चीजें लिखी जाती हैं। अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा डिफरेंस आता है, तो ये कि जितने खर्चे फैक्ट्री के हुए हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और जो ऑफिस में हुए हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है जी? ये जो बेस है जी ये सर। बेसिक, ओके, बेसिक पॉइंट अगर क्लियर है। समय क्या हो गया? तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो फॉर्मेट है, एक तरफ हमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखने हैं, दूसरी तरफ हमारी जो आमदनी हुई है रेवेन्यू एंड गेन वो लिखने हैं।
फिर हम देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल करके कि किस तरफ का ज्यादा है, वो अलग चीज है। लेकिन हमें देखना ये है कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो हम यहाँ लिखेंगे। पर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो हमेशा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। जो परचेज किया है उसमें से परचेज किया हुआ सामान अगर लौटाया गया है तो माइनस करके परचेज, यानी कि दो खर्चे आपके हो गए। आपके जो सामान आपने पहले से खरीदा हुआ है आपके ओपनिंग स्टॉक में आ गया, या फिर अभी कुछ खरीद लिया, तो दो खर्चे ये, और उसके अलावा डायरेक्ट खर्चे जितने भी होंगे सारे लिखेंगे। और राइट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक ये फिक्स है आपकी, ये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। तो अब परचेजेस दिया है। अब आप माइक ऑन कीजिएगा, आपसे मुझे पूछना है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है इनमें, आप लोग मुझे क्लियर करवा देंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास अभी। अब एक तो बात करेंगे ट्रेडिंग की, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अगर ट्रेडिंग में जो जो हमारा आएगा हम उसको देखते हैं पहले, प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में देख लेंगे। तो परचेजेज हमारा ट्रेडिंग में आएगा जी। सभी माइक ऑन कीजिए प्लीज। भले ही गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ओके जी, ट्रेडिंग में। सेल। ओके, अब ये और बात करते हैं कि लेफ्ट साइड में आएगा राइट में आएगा। लेफ्ट में हमारा डेबिट साइड है, राइट साइड में क्रेडिट साइड है। इसको भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो परचेजेस किस तरफ आएगा जी? लेफ्ट साइड फॉर्मेट। में, डेबिट साइड में। ओके जी, थोड़ा सा मैं यहाँ बना भी लेता हूं। तो परचेजेस हमारे इस तरफ आएगा, सेल्स किस तरफ आएगा? प्रॉफिट एंड राइट लॉस में साइड में, आएगा। क्रेडिट में। ओके, सेल्स आपका यहाँ आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या ट्रेडिंग में आएगा? यस सर। खर्चा है हमारा, एक्सपेंसेस में लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, राइट साइड में, राइट साइड में ओके जी, सर। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया। तो बस यही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो यहां से हमें ग्रोस प्रॉफिट या वो ग्रोस लॉस निकल कर आएगा। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले परचेजेस। परचेज मैंने फॉर्मेट में पहले लिखा कि मैं सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा लिखूंगा परचेजेस। अगर कुछ रिटर्न है तो वो, अगर नहीं होगा तो मैं जीरो लिख दूंगा और फिर टोटल करके बाहर लिख दूंगा। मेरा फॉर्मेट ये है। बाई सेल्स लिखूंगा, सेल्स रिटर्न कुछ हुआ है तो उसके नीचे लिखूंगा, नहीं हुआ होगा तो जीरो लिख दूंगा, फिर टोटल करके बाहर लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। ये फॉर्मेट फिक्स है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके चेंज होते रहेंगे, वो कितनी लाइन हो सकती है। तो ये आपका फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब हमने जो देखा था कि इसमें था परचेजेज, तो परचेजेज थी 2,20,000 की, हमने यहाँ पर लिख दी 2,20,000। इसके बाद है सेल 4,00,000 की, तो सेल का हमारे फॉर्मेट में लिखा है 4,00,000, मैंने यहाँ लिख दिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 70,000 के, 70,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमने लिख दिया इसके सामने 70,000। अब क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 30,000 का, ये भी लिख दिया। अब न तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम डैश छोड़ देंगे, हमने पहले लिख दिया तो अब काटेंगे नहीं इसको, कटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर हमने पहले लिख दिया तो यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो जीरो है, परचेजेज इतना है, तो परचेजेज का रिटर्न कुछ नहीं है, तो हम लिख देंगे बाहर यहाँ 2,20,000। चलिए इसको मैं, हाँ, तो यहाँ पर जीरो माइनस करेंगे। माइनस का निशान लगाना नहीं है आपको, ये सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि अंदर की साइड में लिखने का मतलब ही ये होता है इसका। तो 2,20,000। सेल 4,00,000 की थी, सेल किया और सामान वापस नहीं लौटाया गया तो जीरो, और बाहर टोटल 4,00,000 आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो वापस आ गई। ये तो हमारा देसी तरीका हो गया जी, है ना। हमें समझ में हाँ, समझ में आ गया कि देसी तरीका तो ये है, लेकिन अकाउंट की भाषा में बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर डेबिट के साथ में अगर डेबिट है तो वो जुड़ जाएगा, एक जैसे होंगे तो। ठीक है, अगर वो डेबिट के साथ में क्रेडिट है, एक जैसे नहीं है, तो वो हमेशा माइनस होंगे। अब ये डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट एक जैसे का क्या रोल आ गया? अब देखना ये है कि परचेज है उसका कौन सा बैलेंस होता है जी? एक्सपेंडिचर होता है हमारा।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन जो सामान लौटाया है उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। ये इसलिए माइनस होता है इधर, ये माइनस इसलिए होता है। अगर दो डेबिट डेबिट होंगे आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। आपने सैलरी दी, 20,000 सैलरी के पे कर दिए। अब एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000 की। अब इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे जी? देसी तरीका है कि 20,000 तो हमने दे दिए, 5 और देने हैं, टोटल 25,000 का खर्चा हो गया हमारा। ये तो है सीधा तरीका देखने का। लेकिन जो सैलरी है वो भी तो एक एक्सपेंस है, खर्चा है, डेबिट बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो भी तो हमारा खर्चा है, वो भी तो पे करना पड़ेगा, वो भी डेबिट है। तो डेबिट डेबिट कभी भी होगा तो वो ऐड होगा, और एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट है तो वो हमेशा सबट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? जी सर। तो जब कभी भी अगर कंफ्यूजन होता है, ये आएगा आपका प्रीपेड में, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग में, वहां ये रहेगा कि मैं इसे ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं। आपको अगर उसका बैलेंस का पता है तो सबट्रैक्ट या ऐड जो भी करना है वहां से क्लियर हो जाता है। या फिर देसी तरीका है, आप अपने तरीके से सोचिए कि जो पैसा देना था दिया नहीं है, अभी भी देना है, और जो दे दिया है उसी में वो फिर ऐड हो जाएगा जो अभी भी देना है। तो ये एक प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पर हमने टोटल करना है, दोनों साइड का देखा, ये 4,00,000 और 30,000 इस तरफ है, 2,20,000 और 70, 2,90,000 के आसपास इस तरफ है। तो टोटल ज्यादा हमारा है राइट साइड का। तो सबसे पहले टोटल करेंगे उसका 4,30,000, जो ज्यादा होगा, ज्यादा राइट साइड का है। अब यही अमाउंट 4,30,000 हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस आ गया, 4,30,000 में से 2,20,000 माइनस करेंगे, फिर 70,000 माइनस करेंगे, जो भी बचा रह गया वो डिफरेंस, वही तो बैलेंसिंग की थी हमने लेजर के टाइम पर भी। तो ये बैलेंसिंग अब हम करेंगे, जो भी डिफरेंस आया वो हमने यहां लिखा है, जो कि है 1,40,000। अब हमने लिखा है डेबिट साइड में, बैलेंसिंग के लिखा है, तो हमारा ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट हमारे क्या होती है जी? इनकम एंड गेन। कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में अगर आया है तो वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट रहेगा या ग्रोस लॉस रहेगा। सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड में डेबिट है तो बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट हमारा इनकम एंड गेन है। तो प्रॉफिट हुआ है 1,40,000 का। ठीक है जी। जी। तो टू ग्रोस प्रॉफिट 1,40,000, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगला प्रैक्टिकल वही ट्रेडिंग का ही बेसिक देखते हैं। हमारा ये फॉर्मेट है, हम पहले देख चुके हैं। अब इसमें ट्रेडिंग जी कोई कुछ कहना चाहता है, बताइए प्लीज। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, क्या ये हमारे उसका पार्ट है जी ट्रेडिंग अकाउंट का? अब माइक ऑन कर लीजिए सभी प्लीज। यस सर। ओके जी, अगर हमारा है तो हमने ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा है। तो परचेजेज 1,57,500, परचेजेज भी हमारी लिखी है फॉर्मेट में, हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सेल है 3,05,000, बाई सेल्स हमारे पास लिखा है, हमने उसको भी अपडेट किया। वेजिज, क्या ये हमारे वेजिज और सैलरी दो वर्ड यूज किए थे। वेजिज आएगा तो आपका ट्रेडिंग का है, सैलरी आपका आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग का। वेजिज आपके 15,750। अब उसने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा क्योंकि अब कई खर्चे होंगे। इसके बाद है कैरीज चार्जेस। कैरीज होता है जब कभी भी फैक्ट्री में सामान लाया जाता है तो उस वक्त जो भी माल भाड़ा लगता है उसे कैरीज कहते हैं। तो जब फैक्ट्री में सामान आया है तो वो खर्चा तो फैक्ट्री का ही काउंट होगा। तो 5,500 कैरीज का ये खर्चा और हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 45,000, 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिखा। अब हमें फिर देखना है कि टोटल दोनों साइड में से कहाँ का ज्यादा है। यहाँ तो 45,000 बनेगा, इस तरफ 56 अकेला पहले ही आ गया है। ओके, परचेज रिटर्न में से अब कोई रिटर्न नहीं है तो ये भी 1,57,500 ये भी बाहर आ जाएगा।
तो 1,57,000 और ये आ गया। तो इस हिसाब से अब हमें देखना है कि सेल वाले में कोई सेल रिटर्न नहीं है, तो ये माइनस होने के बाद 3,05,000 बाहर आ जाएगा। अगर टोटल देखना चाहे तो 3,50,000 के करीब ये हो गया, 2 या 2.5 के बीच में ये रहेगा। तो ज्यादा हमारा राइट साइड का ही ज्यादा है। तो टोटल करेंगे हम राइट साइड का 3,50,000, सेम फिगर हमें लिखना है इधर, और फिर करेंगे बैलेंसिंग, डिफरेंस निकालेंगे। 3,50,000 में से 56,250 माइनस करेंगे 1,57,500 और 15,750 और 5,500। ये सब माइनस करने के बाद बचता है हमारे पास 1,15,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो टू ग्रोस प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग का एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर्मेट हमारे पास वही है। प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट रचित का फॉर द ईयर 31 मार्च 21। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 10,000। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, ये 4। तो हमारे पास जो कुछ मिलेगा हम फटाफट रिकॉर्ड कर देंगे। परचेजेस दी गई है 1,58,900 की। परचेज रिटर्न दिया गया है। अब इसमें परचेज रिटर्न हमारे पास है, लिख देंगे कॉलम में। हमारे पास 900 रुपए माइनस करने के बाद 1,58,000 की नेट परचेज हुई है। अब सेल हुई है 2,62,600 की। अब सेल रिटर्न कुछ है, हाँ है। सेल में 2600 रुपए का सामान वापस आ गया हमारे पास। तो 2,62,600 में से 2600 का वापस आने के बाद 2,60,000 का हमारे पास टोटल नेट सेल कह सकते हैं वो हुई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 के, वो भी लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एज ₹20,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का था। अब देखना है कि हमें टोटल, अब इसमें एक नई चीज क्या आई आपके लिए, वही कि अगर रिटर्न कुछ है तो इस प्रकार माइनस करके लिखना होता है। टोटल किया 2,80,000, उसमें से खर्चे हमने माइनस करेंगे तो जो बचता है 1,07,000। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपके फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अगर है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की हो सकती है, तो वो उस अकाउंट में चली जाएंगी। तो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है नीलेश के द्वारा, 1/4/2020 को जो स्टॉक है वो 20,000 है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है जी? ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि 1 अप्रैल से इसका जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है वहां पर ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो हम इसको लिख देंगे 20,000 ओपनिंग आ गया। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर सेल्स वाज 4,06,000। पूरे साल में जो सेल हुई है 4,06,000 हो गई। ठीक है। परचेजेज हुई थी, खरीदारी 2,94,000 की, हमने वो भी रिकॉर्ड कर दी कि 2,94,000 की। कैरीज इनवर्ड, सामान लाने में जो खर्चा हुआ था 8,000 का खर्चा, हम खर्चे की साइड में लिख देंगे लेफ्ट साइड में। कैरीज क्लियरिंग चार्जेस, कुछ साफ सफाई करवानी थी, कुछ कचरा पड़ा था, तो 10,000 का क्लियरिंग के लिए जो भी खर्चा हुआ वो भी फैक्ट्री में हुआ है। क्लियरिंग तो वहां पर होगी, ऑफिस में तो सफाई होगी। डॉक चार्जेस, डॉकयार्ड वगैरह में जो कहीं पर और खर्चा हो गया, क्योंकि वो फैक्ट्री में जब तक माल तैयार होता है, तो माल तैयार होने तक जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो माल तैयार होने तक का सारा खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का रहेगा। तो डॉकयार्ड में जो खर्चा हुआ वो भी यहाँ पर आ गया। सेल्स रिटर्न है, सेल की हुए सामान में से 6,000 रुपए की वापस आ गई, 4 लाख बच गए। इसके बाद है परचेज रिटर्न भी है, 4,000 का हमने वापस भेज दिया, जो सामान खरीदा था उसमें से अब 2,90,000 का बच गया, 294 में से 4,000 का लौटा दिया हमने। तो स्टॉक है 31/3 को। यहां से देखिए 1/4/20 और 31/3/2021, यहां से पता चलता है कि ये ओपनिंग स्टॉक है और यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक है। जरूरी नहीं कि आपको क्लोजिंग या ओपनिंग वर्ड लिखकर साथ में दे। तो जैसे साल स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर तो वो ओपनिंग हो गया, और जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब हमें देखना है दोनों साइड में टोटल जिस तरफ का ज्यादा है टोटल करके लिखेंगे। 4,30,000 यहाँ सीधा है, 290 और 30 और 32 यहाँ मिलाकर, तो फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 4,30,000 सेम फिगर लेकर आए, हमने बैलेंसिंग की, डिफरेंस निकाला, 1 लाख आया। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड में लिखा है।
क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है तो टू ग्रोस प्रॉफिट। जिसको ये क्रेडिट अब याद नहीं हुआ है वो याद रख सकते हैं कि जब कभी भी जो भी बैलेंस है, डिफरेंस है, वो लेफ्ट साइड में आएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, राइट साइड में आएगा तो ग्रोस लॉस होगा, और उसको हम बाद में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ट्रांसफर करते समय ये अपोजिट जाएगा। जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में जाएगा, और जो राइट में ग्रोस लॉस है तो वो लेफ्ट में जाएगा। और जिसको अकाउंट अभी अच्छे से क्लियर हो चुका है वो देख सकते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है तो ग्रोस प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा तो हमारा क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है तो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा तो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। लॉस है तो ये हमने जो भी डिफरेंस आया है क्रेडिट साइड में लिखा है, इसलिए हमारा जो बैलेंस है इसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले कॉलम में ही इसको लिखते हैं। तो लॉजिक तो ये है, याद रख सकते हैं कि आप उसको अपोजिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाइए। तो ये आपका बेस था ट्रेडिंग